उसमें हम बिटकॉइन जीसस के नाम से जाने जाने वाले रॉजर वर का इंटरव्यू शामिल करेंगे। And special thanks to everybody that's part of the Pakistan Intellectual Society. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है मुझे पता है बहुत लॉन्ग ड्यू हो गई है, काफ़ी दिनों के बाद मेरी कोई वीडियो अपलोड होगी, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आज की वीडियो पे हम बात करेंगे बिटकॉइन या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। तो आज की वीडियो 3 पार्ट्स पे होगी। पहले हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लॉकचेन है क्या और किस तरह काम करता है। और जो सेकंड पार्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसमें हम बिटकॉइन जीसस के नाम से जाने जाने वाले रॉजर वर का इंटरव्यू शामिल करेंगे। जी, ये बिटकॉइन जीसस के नाम से जाने जाते हैं और ये bitcoin.com के CEO हैं। वैसे तो बिटकॉइन किसी की मलकियत नहीं होती, लेकिन ये डोमेन के CEO हैं और वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टर जिन्होंने बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया था इसका पोटेंशियल जान के, जब कुछ सेंट्स पे बिटकॉइन था। तो उनका इंटरव्यू शामिल करेंगे। और उसके साथ साथ जो तीसरा पार्ट होगा वो हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के चंद एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में या हम इस टेक्नोलॉजी से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पार्ट 1 की तरफ, जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब होता क्या है कि जब हमारे माशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर हम बिटकॉइन की बात कर रहे होते हैं, तो एक शेख चिल्ली अपना दिमाग में जन्म लेता है। शेख चिल्ली ने एकदम से पैदा होना है और हम रातों रात मुल्क की गुर्बत का खात्मा, अपनी गुर्बत का खात्मा, रातों रात अमीर बन जाने के सपने देखना शुरू कर देते हैं। हर कोई मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर बिटकॉइन का एक्सपर्ट बनने की कोशिश करता है और बताता है कि ये कर लो और आपकी सारी गुर्बत मिट जाएगी। तो इस बात में ज़रा सा झोल है। वो ये है कि जब तक आप टेक्नोलॉजी नहीं समझेंगे तो उसकी फंक्शनलिटी कैसे समझेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं कि मैं खुद मानता हूँ कि फ्यूचर जो डिसेंट्रलाइज करेंसी जो चल रही है, जैसे बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, एथेरियम, लाइट कॉइन, ये फ्यूचर है। और ये एक हम फेज से गुजर रहे हैं। जो फेज इस वक्त चल रहा है, हम पेपर करेंसी से डिजिटल करेंसी की तरफ आ रहे हैं। इसके अंदर रिपल को भी शामिल कर लें और हम ज़रा फ़र्क में बात करेंगे। अब बिटकॉइन जो काम करता है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है उस पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। देखें, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ब्लॉक चेन, एक ब्लॉक है उसकी चेन बन रही है। ठीक है, सिंपल है ना। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मेरी आदत है जिस तरह कि मैं बहुत ही ज़्यादा आम लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसी तरह समझा सकूँ। तो एक ब्लॉक को एक डब्बा आप अपने दिमाग में बनाए कि एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर डेटा आता है। ठीक है, डब्बे के अंदर सामान आता है, उस सामान को बंद करके ताला लगा देते हैं। ये एक डब्बा हो गया। अब इन डब्बों की जब चेन बन जाएगी तो इसको हम ब्लॉकचेन, डब्बा चेन, ब्लॉकचेन बोल देंगे। अच्छा, अब इस डब्बे के अंदर डेटा क्या आता है? बिटकॉइन के केस में इसके अंदर आती हैं ट्रांजैक्शंस, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब है कुछ कवायद व ज़वाबित होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, जो एक मैं प्रोटोकॉल की बात करूं कि 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन नहीं जनरेट होने, ये एक कायदा है बिटकॉइन का, जो इसका पूरा नेटवर्क है। नेटवर्क कैसे चलता है और डिसेंट्रलाइज कैसे, इस पर भी बात करेंगे। अब उस डब्बे के अंदर होता क्या है कि पहला एक डब्बा बना, उसको कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। जेनेसिस ब्लॉक के अंदर इन्फॉर्मेशन आ गई कि भाई फलां फलां ट्रांजेक्शन हुई है, या पहले मुझे पता नहीं कि पहले रिवॉर्ड कितना था। रिवॉर्ड का मतलब इनाम मिलता है जब डब्बा आप खोलते हैं। बात करते हैं, चलते हैं आगे। अब उसके अंदर डब्बे के अंदर जेनेसिस के अंदर इन्फॉर्मेशन आ गई कि भाई XYZ ट्रांजेक्शन हुई है, ये इतने बिटकॉइन उसको गए, इतने बिटकॉइन इसको गए, और अब आगे दूसरा डब्बा जनरेट होगा। अच्छा, जब डब्बा ब्लॉक जनरेट होता है, ब्लॉक के अंदर एक तो डेटा स्टोर होता है, उस डेटा को क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म में, हैश की फॉर्म में एक फिंगरप्रिंट मिलता है, एक हैश मिलता है, उसको कहते हैं डिजिटल फिंगरप्रिंट। अब होता क्या है, आप ये समझें कि आप डब्बे के अंदर 5 आइटम डाल दें, ABCDEFG, 5 आइटम हो गए ABCDEF। ठीक है, अब इन 5 आइटम्स के जो इनिशियल हैं वो लेट्स से कि ABCDEF, A फॉर एरो, B फॉर बॉक्स, C फॉर कैट, D फॉर डॉग और F फॉर फैन। ये आपने एक डब्बे के अंदर 5 आइटम डाले। अब इस 5 आइटम के आप इनिशियल ले लें। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इन इनिशियल्स के साथ आप एक नंबर लगा दें, अल्फा न्यूमेरिक कर लेंगे, A1, B1, B2, C3, D4, E5। ठीक है, इन इनिशियल्स के साथ आपने एक अल्फा न्यूमेरिक, एक हैश बना लिया। अब ये हैश हो गया, ये डिजिटल फिंगरप्रिंट हो गया। अब आप डब्बे से एक भी चीज़ बाहर निकालेंगे, जैसे आप D फॉर डॉग बाहर निकालते हैं,
तो वो उसका हैश चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल फॉर्म में हैश समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड हैश काम करता है SHF 256 के अंदर, लेकिन आप इसको एज ए एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, तो ये एक हैश जनरेट हो गया। ये हैश जो है अब जब ये नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ जाएगा, जो नेक्स्ट ब्लॉक क्रिएट होगा उसके उसके साथ उसके अंदर डेटा के साथ ये वाला हैश भी शामिल होगा कि प्रीवियस से हमें ये हैश मिला है और ये अब नए ब्लॉक के अंदर 5-6 आइटम और हैं, 5-6 ट्रांजेक्शंस और हैं, 5-6 डिजिटल टाइप के डॉक्यूमेंट्स और हैं और इसका हैश ये है। अब ये एक पूरी चेन चलती जाएगी। जो पहला डब्बा होगा उसका हैश दूसरे डब्बे के साथ होगा, उसको वो वेरीफाई करेगा कि हाँ ये सही जगह से आ रहा है। जो तीसरा डब्बा होगा उसके अंदर दूसरे डब्बे का हैश होगा कि हाँ ये सही जगह से आ रहा है। इस तरह एक जंजीर बन जाएगी, एक चेन बन जाएगी। इन डब्बों की चेन को, इन ब्लॉक की चेन को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और ये इसलिए कारगर है कि ये आप समझें कि सिक्योर बहुत है। एक तो इसमें हर ब्लॉक के क्रिएशन पे एक टाइम स्टैम्प लगेगा, जैसे नोटरी समझ लें। नोटरी आप होते हैं ना कि गवर्नमेंट ने नोट बना दिया कि भाई फलां तारीख को, फलां डेट को, फलां टाइम को ये काम हुआ है, तो वो काम हुआ है, वो चेंज नहीं होता नोटरी का। उसमें भी अभी बहुत सारे झोल हैं क्योंकि ह्यूमन एरर है, लेकिन ब्लॉकचेन की जो नोटरी है उसके अंदर कोई चेंज हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं लेट्स से कि मैं तीसरे डब्बे के अंदर मैं कोई गड़बड़ करता हूँ, तो जब वो चौथा ब्लॉक क्रिएट होगा तो तीसरे डब्बे का हैश चेंज हो चुका होगा। ठीक है, वो पूरी की पूरी ब्लॉकचेन इनवैलिड हो जाएगी, जो क्योंकि पहले डब्बे का जो हैश है वो दूसरे डब्बे के अंदर है, ब्लॉक के अंदर है, दूसरे ब्लॉक का जो हैश है वो तीसरे ब्लॉक के अंदर है, तीसरे ब्लॉक का जो हैश है वो चौथे ब्लॉक के अंदर है। उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। मैं बड़ा एक्सप्लेन करने में मेरी आदत है कि मैं बड़ी एग्जांपल्स लूँ। अब ये पूरी बन गई ब्लॉकचेन। इस चीज़ को कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बिटकॉइन जो आपकी करेंसी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है कि पहले ब्लॉक्स के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस आई, उन ट्रांजैक्शंस का जो हैश बना वो दूसरे के अंदर आया, दूसरे के साथ वो हैश के साथ वो ट्रांजैक्शन दूसरे डब्बे की जो ब्लॉक की हैं वो सारी मिलकर उन्होंने एक हैश बनाया, वो तीसरे ब्लॉक के अंदर आया। अब ये हैश जो है ये ब्लॉक को पूरा सिक्योर रखता है। कहीं भी आपने एक हैश चेंज करने की, एक ट्रांजैक्शन चेंज करने की कोशिश की कि लेट्स से कि किसी ने पीछे से बोला कि यार मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं देखता हूँ मैं बिटकॉइन को जो 10 मेरे पास बिटकॉइन जनरेट हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ इस ब्लॉक के अंदर कि मैं उसको 20 कर दूँ, तो वो सारी पूरी की पूरी पीछे वाली चेन इनवैलिड हो जाएगी। तो इस तरह ये ब्लॉकचेन चल रही है, इसलिए इसको सिक्योर तरीन चीज़ कहा जाता है। अब उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या बिटकॉइन के अंदर कौन कौन सी जो एंड्स हैं वो काम करते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे है माइनर्स, सेकंड पे है यूजर्स, थर्ड पे हैं डेवलपर्स। अब यह है डिसेंट्रलाइज करेंसी कहलाती है या डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहलाता है। अब ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है कि इसका सेंटर पॉइंट कोई नहीं होता। जिस तरह अगर मैं रुपीज़ इस्तेमाल करता हूँ पाकिस्तानी, और उसका जो सेंट्रलाइज सिस्टम है वो है स्टेट बैंक नोट जारी करता है और वो सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो बिटकॉइन है उसका कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। अब ये काम किस तरह करता है, अब आप ये समझें कि बैंक्स होते हैं, उनके जो लेजर होते हैं वो बैंक अपने पास रखता है। ठीक है, एक बैंक से आप जब दूसरे बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं तो होता क्या है कि वो आपस में लेजर मिलाते हैं। किसी टाइम पे, किसी वक्त में, आप तो फ़ौरन हो रहे लेजर मिलाते हैं कि ए बैंक के पास 50,000 रुपये थे, बी बैंक के पास 25,000 रुपये थे। ए बैंक के एक यूज़र ने 25,000 रुपये ए बैंक से बी बैंक में ट्रांसफ़र किए। तो जब ये तो आपने ट्रांजैक्शन आपने तो कर दिया, अब ये जो दोनों बैंक हैं इनके अपने अपने प्राइवेट लेजर्स हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि ये लो भाई 25,000 मेरे हिसाब में डाल। ठीक है, ए बैंक बोलता है बी बैंक को 25,000 मेरे हिसाब में डाल, इस तरह वो अमाउंट आपके पास आ जाती है। तो ये थर्ड पार्टी होती है। आपको मुझे अमाउंट ट्रांसफ़र करवाने के लिए थर्ड पार्टी लिंक की ज़रूरत पड़ती है। समझ आ रही है? तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बिटकॉइन है ये कहलाता है पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन, कि मैं सेंड करूंगा सीधा आपके पास आएगा, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी, कोई दूसरे हिसाब किताब नहीं चल रहे होंगे। मैंने भेजने पैसे आपको आपके पास डायरेक्ट आएंगे। अच्छा, आप अब ये समझेंगे कि यार ब्लॉक क्रिएट हो रहा है माइनर्स का उससे कोई लेना देना नहीं होता। माइनर्स सिर्फ ब्लॉक की कंप्यूटिंग जो हैश की जो पजल होता है कंप्यूटिंग पावर से अपनी सॉल्व करते हैं और वो ब्लॉक जनरेट करते हैं जिसके अंदर आपकी ट्रांजैक्शन होती है, उनको रिवॉर्ड मिलता है, उस तरफ आते हैं। तो इसलिए इसको पीयर टू पीयर सर्विसेज कहा जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ जितने भी ज़्यादातर बिटकॉइन यूज़ करने वाले हैं ना वो कॉइन बेस यूज़ करते हैं।
या बाइनेंस यूज़ करते हैं या इस तरह के कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, उसको सिक्योर समझते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो बिटकॉइन की जो आइडियोलॉजी है, जो नज़रियाती तौर पर बिटकॉइन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बिल्ड हुआ हुआ, वो तो चाहता ही नहीं है कि उसका नज़रिए के मुताबिक हो ही नहीं सकता कि कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर करे। होता क्या है, कॉइन बेस, बाइनेंस या इस तरह के दूसरे एक्सचेंजेस आपके कॉइन होल्ड करते हैं, ठीक है। वो आप होल्ड नहीं करते। आप किस सूरत में होल्ड करते हैं, जब आप प्राइवेट कीज़ जो आपको बताए, प्राइवेट कीज़ होती हैं, उस पर भी हम आते हैं। पासवर्ड जो जिस एक तरह से समझ लें कि वो आपका अपना होता है। प्राइवेट कीज़ के जो होते हैं वो आप होल्ड करें। जब आप वो होल्ड करते हैं तो वो आपकी चीज़ होती है। तो आप bitcoin.com का वॉलेट यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपके पास आपकी प्राइवेट कीज़ होती हैं। आप इलेक्ट्रम यूज़ कर सकते हैं बिटकॉइन के केस में, और इस तरह माईसीलियम में 2-3 बल्कि बहुत ज़्यादा हैं जो आपको आपकी प्राइवेट कीज़ होल्ड करने देते हैं। प्राइवेट कीज़ का क्या होता है कि वो प्राइवेट कीज़ अगर आप कहीं लिख के एक पेपर के पर्चे पे वो पासवर्ड लिख के दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाएं और वहाँ पे आप वो प्राइवेट कीज़ एंटर करें तो आपकी अमाउंट आपके पास आ जाएगी। असल बेसिकली जो बिटकॉइन होते हैं वो प्राइवेट कीज़ के अंदर ही होते हैं। हैश, अल्फा न्यूमेरिक हैश बना हुआ होता है, एक पब्लिक की होती है जो बताती है कि इसमें बिटकॉइन कितने, और एक प्राइवेट की होती है जो बिटकॉइन इस्तेमाल करने की आपको इजाज़त देती है। तो थर्ड पार्टी वॉलेट बहुत बेकार है। अगर आपको बिटकॉइन यूज़ करना है तो आप अपने बिटकॉइन अपने पास रखें, क्या पता भाई उनका सिस्टम हैक हो जाए, जिस तरह बहुत पास में वाक़यात हुए हैं, तो वो प्राइवेट की रखें। अब हम चलते हैं माइनर किस तरह काम करते हैं। तो देखें, माइनर जो होते हैं बिटकॉइन के ऊपर, वो बड़ा उनका अहम किरदार होता है। एक तो नोड समझ लें, नोड क्या है। जो बिटकॉइन की पूरी ट्रांजेक्शन्स का जो लेजर होता है वो पब्लिक होता है, ठीक है। आप भी अभी बिटकॉइन कोड डाउनलोड करें, और बिटकॉइन कोड डाउनलोड करने के बाद आप कोई 10-12 GB का डेटा डाउनलोड करेंगे। उस डेटा के अंदर जब से बिटकॉइन बना है और अब तक की जितनी ट्रांजेक्शन होती हैं वो आपके पास आता है, वो सिंक होता है। तो अगर आप इस तरह कर लेंगे और उसको 24 घंटे चलाएंगे तो आपका नोड बन गया। नोड क्या होता है कि एक तरीके का पब्लिक लेजर होता है जो कोई भी कर सकता है, इसको इसलिए डिसेंट्रलाइज कहते हैं। अच्छा, नोड के साथ साथ जो दूसरा इसका फैक्टर है वो है माइनर्स। माइनर्स क्या होते हैं, किस तरह काम करते हैं, बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें, जो माइनर होते हैं उनका काम होता है उस डब्बे पे लगे ताले को गैस करना, उस हैश को गैस करना। तो वो क्या करते हैं, वो एक काम करते हैं ब्रूट फोर्स अटैकिंग, ये समझ लेंगे तुक्के मारना। तो वो मुख्तलिफ तुक्के मारते रहते हैं नेटवर्क के ऊपर, ब्लॉक के अंदर, कि यार ये है हैश, ये है हैश, ये है हैश। तो उन तुक्के, जब वो जिसका सही तुक्का लग जाता है तो वो डब्बा खुल जाता है और वो नेक्स्ट ब्लॉक में उसका डेटा चला जाता है। और फिर इस तरह एक ऑनगोइंग सिलसिला चलता रहता है। तो उस डब्बे को जब खोला जाता है या ब्लॉक क्रिएट किया जाता है, उस ब्लॉक का एक रिवॉर्ड होता है। वो रिवॉर्ड इस वक्त मेरे ख्याल से 6.5 बिटकॉइन चल रहा है, जो जितने भी उस पूल के अंदर माइनर शामिल होते हैं उनको ट्रांजेक्शन फीस के अलावा जो आप करते हैं, ट्रांजेक्शन फीस एक उनको मिलती है, और सेकेंडली उनको जो मिलता है वो ब्लॉक रिवॉर्ड मिलता है। और वो ब्लॉक रिवॉर्ड जो होता है वो नए बिटकॉइन जनरेट करने का तरीका होता है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि 21 मिलियन बिटकॉइन ही जनरेट होने तो ये हो जाएंगे, फिर क्या होगा। तो ऐसा नहीं है। हर ब्लॉक चेन की चंद ब्लॉक्स, मैं उसकी तादाद भूल रहा हूँ, कि एक खास तादाद के जब ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं तो हाल्विंग होती है। हाल्विंग क्या होती है, हाल्विंग के अंदर ब्लॉक का जो रिवॉर्ड इस वक्त 6.5 है, नेक्स्ट हाल्विंग के अंदर वो 3.25 हो जाएगा। समझ आ रही है आपको। इस तरह वो कम कम होता जाएगा, सप्लाई कम होती जाएगी तो डिमांड बढ़ती जाएगी। अब हम चलते हैं, यहाँ तक मेरे ख्याल से मैंने समझा दिया कि किस तरह ब्लॉकचेन क्या है, माइनर्स किस तरह काम करते हैं। अब हम चलते हैं डेवलपर पर। भाई, किसी भी नेटवर्क को चलाने के लिए डेवलपर्स तो बड़े ज़रूरी होते हैं। अब डेवलपर्स जो हैं, जाहिर बात है कि ना वो माइनर हैं, ना वो यूज़र हैं, ना वो इन्वेस्टर हैं, तो वो डेवलपिंग क्यों करेंगे। ठीक हो गया। इस तरह बिटकॉइन के अंदर जो मुख्तलिफ डेवलपर्स, और ना उनकी ऑनरशिप है ना उनकी कंपनी है, तो वो काम करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा उनके पास, और वो काम क्यों करेंगे। तो नोड, अच्छा एक नोड आपने समझ लिया, यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि मैं भी बड़ा कंफ्यूज हुआ होता। जो बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर मुख्तलिफ डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं वो नोड्स कहलाते हैं। नोड इसलिए कहते हैं कि वो माइनर्स को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। अब जाहिर बात है कि माइनर्स भी जो हैं उनको भी माइनिंग करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो चाहिए होगा ना, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलपर प्रोवाइड करते हैं। अब बिटकॉइन के अंदर सबसे बड़ा जो नोड है, जो डेवलपर्स का नेटवर्क है जो काम करता है, वो ब्लॉक स्ट्रीम है। ब्लॉक स्ट्रीम के अंदर हज़ारों डेवलपर्स तो होंगे जो वो मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स को चेंज करते हैं या मुख्तलिफ मसाइल का हल निकालते हैं।
और मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे होते हैं और माइनिंग के सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं मुख्तलिफ माइनर्स को। तो वो जो डेवलपर्स हैं उनको वो माइनर्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर के एवज कोई अमाउंट देते हैं, मतलब किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन ब्लॉक स्ट्रीम वाले बड़े अमीर हैं। तो इस किस्म के काम हो रहे होते हैं। अच्छा, 2017 के अंदर जब बिटकॉइन के प्राइस एकदम हाई हुए थे और ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो बिटकॉइन का जो ब्लॉक है वो 1 MB साइज़ का है। 1 MB, ठीक है। 1 MB के अंदर जितना डिजिटल डेटा आता है वो उसके अंदर स्टोर होता है और नेक्स्ट ब्लॉक में जाता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन हाई होने की वजह से 1 MB का साइज़ कम पड़ने लग गया और लोगों की ट्रांजैक्शन 4-4 दिन 5-5 दिन रुकना शुरू हो गई, जो अभी जिस तरह का हालात हो रहे हैं उस दौरान। अच्छा, फिर माइनर क्या करते थे, जो ट्रांजैक्शन फ़ी हाई पे करता था उसको फेवर करते थे और जो कम पे करता था उसको छोड़ देते थे। तो उस दौरान हुआ क्या कि जो डेवलपर्स थे उनमें से एक ग्रोह ने कहा, मैं ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि मैं कंसेंसस का रूल समझा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि अब हमें इसको अगर पीयर टू पीयर इंटरनेशनल करेंसी बनानी है तो हमें ब्लॉक का साइज चेंज करना पड़ेगा, हमें 1 MB की जगह 32 MB करनी होगी। अब इस बहस के दरमियान जो डेवलपर्स हैं उनके दरमियान बहस छिड़ गई। एक तरफ वो तबका था जो कह रहा था नहीं, हम दकियानूसी सोच के मालिक हैं और हम इस चीज़ को, प्रोटोकॉल को छेड़ ही नहीं सकते, जैसा है वैसा ही रहने दो। दूसरी तरफ वो लोग थे जो कहते थे कि यार जब बिटकॉइन को आपको इंटरनेशनल करेंसी बनानी है तो इसको ब्लॉक का साइज आपको बड़ा करना होगा। अब इस दौरान क्या हुआ, डेवलपर्स ने 2017 के अंदर डेवलपर्स के ग्रुप ने कहा कि हम तो 32 MB का ब्लॉक साइज करेंगे। समझ आ रही है आपको? यहाँ पे दो नजरियात आ गए। ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क की खूबसूरती बता रहा हूँ। अब इस दौरान क्या हुआ, अब जो बॉल है वो माइनर्स के पास आ गई गोल करने के लिए, कि माइनर्स बताएंगे कि करना क्या है। होता ये है कि एक रूल है जो इसकी सिक्योरिटी को और मजीद अच्छा बनाता है, उसको कहते हैं कंसेंसस। जिस तरह आप वोट देते हैं ना, तो वोटिंग पावर माइनर्स के पास होती है, जहाँ पे 50% की और वोटिंग पावर वो कंप्यूटिंग पावर के जरिए होती है। जहाँ पे 51% कंप्यूटिंग पावर एक प्रोटोकॉल को ओके कर देती है चेंज के लिए, तो वो पूरे नेटवर्क पे अप्लाई हो जाता है। और जहाँ पे ये तादाद 51% से कम होती है और फिर भी चेंज अप्लाई हो जाता है तो फॉर्क होता है। आपने सुना होगा ना, बिटकॉइन का फॉर्क हो रहा है। बिटकॉइन 2017 के अंदर बिटकॉइन का फॉर्क हो रहा है, जितने आपके पास बिटकॉइन है इतने बिटकॉइन कैश मिलेंगे। तो वो इसलिए हुआ था कि 51% से वो तादाद कम थी, तो वो प्रोटोकॉल का अप्लाई कर दिया चेंज, और जिस ब्लॉक पे वो चेंज अप्लाई हुआ था वो वहाँ पे जो माइनर्स और डेवलपर जिन्होंने कहा था 32 MB का करना है, उन्होंने वहाँ से एक नई ब्लॉक चेन की सीरीज शुरू कर दी। वहीं से कंटिन्यू करके एक ये समझें कि स्प्लिट हो गया। एक तो अपनी बिटकॉइन अपनी राह पे चलता रहा, वहाँ से नई करेंसी ने जन्म लिया बिटकॉइन कैश, जिसके अंदर मुख्तलिफ 32 MB के ब्लॉक के अलावा मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स थे। अब उसका फ़ायदा क्या हुआ कि जो इस वक्त बिटकॉइन एक ट्रांजेक्शन फ़ी हाई नेटवर्क, जब नेटवर्क हाई होता है जो $17 $16 तक पहुँचती है, तो बिटकॉइन कैश की जो ट्रांजैक्शन फ़ी है वो चंद सेंट ही रहती है। और ये फॉर्क इसलिए हुआ कि उसमें 51% जो माइनर थे, जाहिर बात है माइनर्स को अपनी जेब देखनी है कि हमें तो बिटकॉइन में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। बहुत सारे माइनर्स ने डिसएग्री किया, और बहुत सारे जिन माइनर्स ने, नज़रियाती जो माइनर्स थे, कि एग्री किया उन्होंने कि हमें बिटकॉइन कैश की तरफ जाना है और हमें ये पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर हमें ये करेंसी फैलानी है। उन्होंने फॉर्क कर दिया, तो वहाँ से एक नई चेंज शुरू हुई, नई करेंसी ने जन्म लिया बिटकॉइन कैश। अब इस मौके पर हुआ ये कि जिसके पास उस वक्त फॉर्क के दौरान जितने बिटकॉइन थे उतने ही बिटकॉइन कैश आ गए, तो नई करेंसी ने जन्म लिया बिटकॉइन कैश ने। तो ये है माइनर्स, कंसेंसस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। उम्मीद है कि मैंने बहुत आसान लफ्ज़ में समझा दिया होगा। अब हम चलते हैं जो बिटकॉइन जीसस जिनको कहा जाता है, जो पहले बिटकॉइन को सपोर्ट करते थे और उसकी मार्केटिंग करते थे और आजकल बिटकॉइन कैश को सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके इंटरव्यू की तरफ। अच्छा, ये जो इंटरव्यू है चूँकि इंग्लिश में हुआ है, तो आप ये सीसी का बटन अगर ऑन करेंगे तो इस इंटरव्यू की आपको उर्दू के सबटाइटल्स मिल जाएंगे। Hi Roger, first of all I want to thank you for joining us on the platform Pakistan Intellectual Society. I really appreciate you for giving your valuable time to us. Yeah, thank you so much as well, and special thanks to everybody that's part of the Pakistan Intellectual Society. It's really great to see people all over the world being interested in this technology. One of your famous saying I read in some article in somewhere that you said that blockchain technology is the next biggest invention after the internet. The world know you as a Bitcoin Jesus.
So I would like you to elaborate the miracles of the blockchain technology as you see it. Yeah, when I first heard about Bitcoin about a decade ago now, it was clear to me it was one of the most important inventions in all of human history uh, since the internet, for sure. And the internet is certainly one of those inventions that's just as important as the wheel or electricity or the first airplane or things like that. So the invention of the cryptocurrency and the blockchain was definitely one of the most important inventions ever in all of humankind history. And the reason for that is because now anybody anywhere on the planet can send and receive any amount of money with anyone else anywhere on the planet, and they don't need permission from a bank or a government or a corporation to do it. And that's never, ever, ever existed ever before in the entire history of humankind. And the way humans across the planet move forward is by being able to trade with each other. And the more freely humans are able to trade both information and money for goods and services with each other, the faster the rate of economic growth is, and the faster the rate of economic growth is, the faster the progression of technology, the better everybody's life becomes. And so cryptocurrency that's usable as a currency becomes this tool to accelerate the progress of all of humankind all over the planet. So it was really one of the most exciting things that I could possibly imagine getting involved in. The only one that's even in the same ballpark at the moment would be AI. But the skill set that I have is more suitable to being involved in cryptocurrency there. I can agree with that. People barely know anything about cryptocurrency here in my country. Those who have knowledge, they have very little knowledge about it, and they only think that Bitcoin Core is the only one and original cryptocurrency. All others are fake or scams, right? There are multiple scams which are going on in crypto field, you know it. But you were the first big name in 2017 who migrated from Bitcoin Core to Bitcoin Cash, right? And I want to ask what was the thing which motivated you to take this decision and support Bitcoin Cash instead of Bitcoin Core? Yeah, when that split happened within Bitcoin, I don't think people, to this day, people still don't realize what was going on. So, what had me so excited about Bitcoin 10 years ago is that it was a peer to peer electronic cash system, meaning somebody here in an island in the Caribbean can send or receive money with somebody in Pakistan or Russia or China or anywhere else, anywhere on the planet without needing permission from anybody. Uh, Sadly, and it breaks my heart to say this, Bitcoin no longer enables that. Bitcoin Cash does. So, from my point of view, Bitcoin Cash is the original Bitcoin, or it certainly provides the original characteristics that made Bitcoin popular to begin with. And so today I'm busy promoting Bitcoin Cash because I see it as a tool to bring more economic empowerment to people all over the planet. And Bitcoin, BTC, is now just this speculative tool for a bunch of speculators to speculate on the future speculation of other speculators. And to me, that's not exciting. If people want to speculate, feel free. But if you want to bring more economic freedom to every single human being on the planet, you need something like Bitcoin Cash. So that's why I'm busy promoting Bitcoin Cash today through Bitcoin.com, because it's the one that actually has the ability to make people's lives better all over the planet. And so from my point of view, Bitcoin Cash is the original goal of Bitcoin. And the thing that everybody's calling Bitcoin today has just been morphed into something else that if they wanted to be honest, they would change its name to something else. But that's where we're at today. So anyhow, I'm busy promoting Bitcoin Cash. Yeah. So the Bitcoin.com, the website, is one of the few platforms providing tools for Bitcoin and Bitcoin Cash for free. People here in my country keep their coins in third-party wallets such as Coinbase or Binance. They don't seems to understand the power of being your own bank. Whole the ideology behind cryptocurrency is to be your own bank. So I would like you to explain what are the benefits and what are the pros of holding your own private keys instead of giving your access to these third-party wallets. Yeah, I think if there's one lesson that people should take away in regards to cryptocurrency is that the empowering nature of it is the fact that people have their own private keys themselves and can afford to interact with the cryptocurrency without needing
a custodian to do it for them. They don't need Bank of America or Bank of Pakistan or Bank of anybody else or PayPal or Visa or anybody like that to do the transaction for them. You can do it right there yourself in the Bitcoin.com wallet, and nobody on the planet can block your payment. Nobody on the planet can freeze your account. Nobody on the planet can control your funds in any way whatsoever. And that's a really, really powerful tool for the entire world. And in fact, just earlier today, I saw some tweets from one of the guys that's still busy promoting BTC as Bitcoin, and he's saying, oh, you shouldn't buy small amounts of Bitcoin because the fees are so high, you won't be able to withdraw it to your own wallet, and the money will just be stuck with a custodian account. And like, I guess, yeah, he's right, but like that's by intentional stupid decisions made by the Bitcoin core developers there, and Bitcoin Cash didn't make those stupid decisions. Bitcoin Cash can work for anybody anywhere on the planet, and you can buy, a couple of pennies worth or, a couple of $1 million worth, and it's for anybody and everybody all over the planet, unlike Bitcoin at this point. So that's, again, why I'm such a big fan of Bitcoin Cash, because it can enable people to be using wallets where they control their private keys themselves and they don't need permission from anybody. Whereas now, you see all the people that are excited about Bitcoin, they're saying, oh, you're going to use all sorts of custodial services like PayPal for your Bitcoin. Well, why not just use PayPal to begin with? I think you've missed the entire point if you're excited about PayPal doing custodianship for Bitcoin. They're going to freeze your account just like they've frozen people's accounts historically with PayPal. So. All right, thank you. My next question is SLP token in Bitcoin Cash blockchain, right? We know, as we are the part of the Bitcoin Cash community, I myself invested in few SLP tokens, and I like the ideas behind some SLP tokens such as GFM, Spice, or drop token. And I would like you to explain the SLP, simple ledger protocol mirror, uh, for us so we will know more about it. Yeah, I'm also really excited about tokens on top of Bitcoin Cash. So with Bitcoin Cash, you can send and receive any amount anywhere instantly, basically for free, and nobody can block it. The same is true of tokens on top of Bitcoin Cash now. You can send them, receive them around the world instantly, basically for free. No one can block them. You don't need permission. In fact, you can make your own token in like 30 seconds over at mint.bitcoin.com and then send them to the bitcoin.com wallet or bounce them to your friends or whatever you want to do. But one of the really cool things that people have done out there now as well is they've set it up so that they can pay interest on stable coins that are on top of Bitcoin Cash. So the most popular one of those so far is a coin called Flex USD. And so you can have the Flex USD tokens right there in your wallet where you have the private keys, but they pay you interest on chain every 8 hours, just like that. And it's a really powerful tool for people to be able to earn interest on their funds while they still have the funds in their own possession. And so you can do dividend payments, you can do all sorts of amazing stuff on Bitcoin Cash SLP token. So if you haven't tried it, you can head on over to mint.bitcoin.com and test them out yourself right over there. Thank you. Now I would like you to ask the question, how cryptocurrency can help third world countries such as Pakistan, India, or Bangladesh uh, in economic freedom. Yeah, that's a fantastic point there. So Bitcoin Cash, because the fees are about a 20th of a penny per transaction, anybody, whether they're in the richest country in the world somewhere or one of the poorest countries in the world somewhere, they can afford to interact with the Bitcoin Cash blockchain, and they don't need permission from a bank or a government or anybody else to do it. So people in Pakistan, on Bitcoin right now, you have to pay 15 US dollars per transaction to make a Bitcoin transaction, or you can use a custodian. And a lot of the custodian services probably block people in Pakistan from being able to participate. Bitcoin Cash works for everybody in Pakistan or Iran or Iraq or Russia or the USA or anywhere else. Bitcoin Cash is literally for anybody and everybody, and it's able to be for anybody and everybody because the fees are low, because they didn't artificially restrict the block size on Bitcoin Cash like they did on Bitcoin. And so if you're just a casual user or someone that's just kind of new to all this, like, all you need to really understand is that Bitcoin Cash transactions are fast, cheap, and reliable by intentional design, and that Bitcoin transactions are now slow, expensive, and unreliable by intentional design. So it's not an accident that Bitcoin transactions are slow, expensive, and unreliable. That's the openly stated goal of the developers behind Bitcoin, because they don't want it to be money for the world. That's not an attack on Bitcoin. That's just stating the truth about Bitcoin that most of the world hasn't figured out yet. So from an investor standpoint,
Bitcoin Cash is trying to be cash for the world, which is a much, much bigger market share than the gold for the world that Bitcoin is trying to become. So you're likely to earn a whole lot more money long term by holding Bitcoin Cash than you are by holding Bitcoin as well. So I'm just, so much more bullish on Bitcoin Cash for people in every country around the world than I am on Bitcoin. The upside potential is so much better. The user experience is so much better. Its ability to bring more economic freedom to the world is so much better. So that's why I'm such a big Bitcoin Cash fan today. So Roger, thank you so much for joining me in my show. It was such a pleasure to have you here and talk about cryptocurrencies. I hope thousands of people will get benefited with this video interview of you, and thank you so much for joining us. Yeah, thank you so much for having me on the show. And anybody that's interested in this technology, I invite you, head on over to bitcoin.com. You can learn more about all of this. You can get your first wallet. You can start sending and receiving money with anyone, anywhere on the planet using Bitcoin Cash. And you don't need permission. And then check out local.bitcoin.com as well to find people local to you that'll buy or sell Bitcoin Cash for your local currency as well. It makes it so easy for anyone on the planet to get involved. So thank you guys all so much. And then tell a friend, because it's up to all of us to spread this technology to the world. तो ये था रॉजर वर्ग का इंटरव्यू, जिन्होंने हमें टाइम दिया। और ज़ाहिर बात है बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ शख्सियत हैं, लेकिन मैं उनकी बड़े तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये टाइम दिया और अपने जो मेरे चंद सवालात थे उनका जवाब दिया, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हिसाब से। अब चलते हैं हम इस टेक्नोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इस वीडियो का तीसरा हिस्सा है। तो भाई देखें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली वो डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी, इसको हमने अभी बैन किया हुआ है क्योंकि हमें पता ही नहीं है। और जहाँ से हमें ये पता चलता है उसमें ज़्यादातर बात ये है कि रातों रात अमीर हो जाओ या बस इस तरह की ट्रेडिंग कर लो। ट्रेडिंग इसका खाली काम नहीं है। अब मैं इसकी चंद एप्लीकेशंस आपके सामने बताता हूँ जो मैं सोचता हूँ कि अगर हम ये पाकिस्तान पर अप्लाई करें तो ये हो सकती है। सबसे पहले तो हम चलते हैं किसी मार्ट की तरफ, शॉप की तरफ के वहाँ पे कस्टमर्स हैं, उनको लॉयल्टी पॉइंट दिए जाते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे ये भी सुना है SLP टोकन का जिक्र हुआ था बिटकॉइन कैश के नेटवर्क के ऊपर। SLP टोकन क्या है कि अगर आप बिटकॉइन के कैश के नेटवर्क के ऊपर अपना SLP टोकन आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह एथेरियम की ERC20 टोकन है। अब होता यह है कि बहुत सारे लोग टोकन क्रिएट करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये भी ना करें भाई, आप पहले उसका डॉक्यूमेंट पढ़ लें कि हर टोकन क्योंकि जनरेट करना आसान है, फ्री है, तो आप डॉक्यूमेंट पढ़ लें कि वो काम किस तरह करता है, क्या होता है और वो उसके मकासद क्या हैं। अब लेट्स से कि हम चलते हैं दोबारा इसके यूज़ केस के ऊपर। एक मार्ट है, सुपर मॉल है और उसके अपने कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स की लाइन है, वो चाहता है कि लॉयल्टी पॉइंट दें। तो आम दुनिया, इस वक्त की दुनिया के अंदर होता क्या है कि आपको एक पूरा सॉफ्टवेयर बिल्ड करना पड़ेगा, एक पूरा सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा और उसकी बेस पे आप पॉइंट्स दे रहे होंगे। सेकंड तरीका क्या है कि आप bitcoin.com का वॉलेट डाउनलोड करें और mint.slp.com पे जाएँ। वहाँ पे जाके आप अपने वेबसाइट डालें, इन्फॉर्मेशन जो आपकी है वो डालें और एक टोकन क्रिएट कर लें। ठीक है, लेट्स से कि आपने 1 लाख टोकन, 10 लाख टोकन क्रिएट कर ली और आपका मकसद है कि हर 1000 रुपये की शॉपिंग पे मैं एक टोकन दूंगा जिसकी वर्थ होगी 10 रुपये। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा उसकी वर्थ होगी, वो डिस्काउंट में यूज़ होगा। अब आपके पास कस्टमर आता है, वो आपसे 5000 का बिल बनवाता है, आपने उसको QR कोड आपने रखा हुआ है, उसके ज़रिए आपने उसको बिटकॉइन का वॉलेट इस्तेमाल करते हुए अपने 5 SLP टोकन दे दिए 5000 की शॉपिंग पे। अब होगा क्या कि उसके बाद वो टोकन जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। उसको जब रिडीम करना होगा, वो आएगा आपके पास काउंटर पे, QR कोड स्कैन करेगा और वो टोकन यूज़ करेगा, वो टोकन आप ही को वापसी देगा और आपने उसको डिस्काउंट दे दिया 50 रुपये का। ये जो तरीक़ेकार है, ये एक इसका यूज़ केस है जो आप बिटकॉइन को इस्तेमाल करते हुए आम गली के कोनारों के अंदर दुकानें हैं, शॉप्स हैं, मार्ट हैं, उनके अंदर आप ये तरीक़ेकार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दूसरे थोड़े बड़े यूज़ केस की तरफ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया कि ये एज अ नोटरी है, उसके ऊपर टाइम स्टैम्प आता है, हैश आता है और इसको बदलना मुमकिन नहीं है। तो एक समझें कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो बड़ी मसला होता है कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, क्या है, आपको ऑफिस से जाना पड़ता है, वहाँ पे जाके पूरा प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के दरमियान कभी कभी ऐसा होता है फेक पेपर आ गए, कागजात असली फ़ाइल इसके पास भी, असली फ़ाइल इसके पास भी है। तो एक अज्यूम करें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हमने ये प्रॉपर्टीज़ जो नाम होती हैं, चेंज होती हैं, एक दूसरे को हम ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर और इसके हमने सिर्फ 4 माइनर बना दिए। लेट्स से कि 4 डिपार्टमेंट इन वर्क हैं, इसमें 4 माइनर्स बना दिए। अब होता क्या है कि मुझे प्रॉपर्टी अपनी मैंने आपको बेची, उसके बदले मैंने पैसे ले लिए, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने जनरेट किया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर और मैंने कहा कि ये प्रॉपर्टी
आपको ट्रांसफ़र हो गई। अब वो जब आपको ट्रांसफ़र होगी तो फर्स्ट जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर जो भी गवर्नमेंट का तरीक़ेकार है उसके अंदर जाएगी, उन्होंने वहाँ से उस ब्लॉक के अंदर एक ब्लॉक के अंदर अप्रूव कर दिया कि हाँ, ये प्रॉपर्टी ए बंदे से बी बंदे को ट्रांसफ़र हुई है। सेकंड पे जो होगा वो अप्रूव करेगा, थर्ड पे जो होगा वो अप्रूव करेगा, फोर्थ पे जो होगा वो अप्रूव करेगा, और ये सारा का सारा डेटा अप्रूव होने के बाद एज अ पब्लिक लेजर दुनिया के सामने भी पता होगा कि ये प्रॉपर्टी उसामा से आप जो देख रहे हैं आपके पास ट्रांसफ़र हुई है और इसके एवज मैंने पैसे ले लिए हैं, और ये पब्लिक लेजर होगा, सबको पता होगा। अब इसमें कहीं पे झोल आता है, कहीं पे करप्शन आती है, किसी ने 2 नंबरी की भी होती है। तो होता क्या है कि क्योंकि 4 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं तो आपको पता चलेगा किस डिपार्टमेंट ने, और चारों को हम एज अ माइनर एक्ट कर देंगे। उनके पास बड़े अच्छे सर्वर होंगे, और ये जो पूरा का पूरा माइनिंग वाला जो होगा, इसमें प्रोटोकॉल आपने चेंज करना है, इसको प्राइवेट बना देना है ताकि कोई बाहर का माइनर इसके अंदर माइनिंग ना कर सके। बड़ा आसान काम है। तो ये 4 जब डिपार्टमेंट से जारी होगी तो इससे आप करप्शन एलिमिनेट करेंगे, इससे आप ट्रांसपेरेंसी आपकी बहुत ज़्यादा होगी कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके नाम पे है। वो खुली किताब की तरह होगी, फाइल्स लेके नहीं घूमना होगा आपको खाली एक वॉलेट, आपने अपना वॉलेट क्रिएट करना है, वो आपने देखना है, और थोड़ा सा टोकन देके एक चंद फीस, समझें कि किसी के नाम पे प्रॉपर्टी है, वो भी गवर्नमेंट उस इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए भी फीस चार्ज कर सकती है कि 10 रुपये आप दें, आपको पता चल जाएगा कि फ़लाँ प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, और सारा का सारा टाइम स्टैम्प नोटरी एज अ डिजिटल नोटरी बन जाएगी। तो ना आपको किसी को रिश्वत देनी है, ना आपको किसी को कोई काम करना है। अगर कोई फाइल कहीं पे प्रॉपर्टी की एक्सचेंज की कहीं अटकी हुई है, चूंकि वो ब्लॉक के अंदर जारी होगी तो वो अटकना भी नामुमकिन हो जाएगा। तो वो कहीं पे फाइल भी अटकी हुई है तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये वाला जो डिपार्टमेंट है वो सही काम नहीं कर रहा। सारा डिजिटल सर्वर आपके पास, सारा डेटा आपके पास, 4 जगहों पे आपके माइनर्स हैं, हर पब्लिक के पास उसका नोड है। इन केस अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश भी करता है तो वहाँ से वो गड़बड़ नहीं हो सकेगी जब तक वो माइनर्स जो आपके डिपार्टमेंट्स होंगे वो गड़बड़ करना चाहें। तो एक ये उसका दूसरा फंक्शन है। इस तरह आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को नादरा के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा बनाने के लिए। जितने भी गवर्नमेंट्स के काम है उसके अंदर ये इस्तेमाल हो सकता है, और वो सारी चीज़ें पब्लिक होंगी, उस पर कहीं पे भी कोई झोल नहीं हो सकेगा। ठीक है, अगर कहीं होता भी है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये दूसरे माइनर ने कोई गलत हरकत की थी, उसकी वजह से ये ब्लॉक स्प्लिट होके ये अलग ही बन गया है, तो वो फ़ौरन पकड़ में आ जाएगा और उसको वो सही कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह चेक एंड बैलेंस होगा, करप्शन एलिमिनेट होगी। आप कितने इदारों के अंदर इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर पाबंदी लगाने का कोई हल नहीं है, ना ये हमें रातों रात अमीर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी है। बहुत सारे लोग बने, लेकिन कई लोग रोड पे भी आ गए इस चक्कर में। भाई आप जाके देखें तो सही, उनको पता ही नहीं किस तरह इस्तेमाल करना है। और ना ही ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये कोई इस किस्म की है कि ये बड़े कोई गलत काम कर देंगी। हमें इस टेक्नोलॉजी को समझना है और इसको हमें हमारे मुख्तलिफ रोज़मर्रा के इस्तेमाल के अंदर, गवर्नमेंट यूजेज के अंदर इस्तेमाल करना है। दुबई ने कहा था 2021 में वो पूरा का पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सिस्टम कर देगा गवर्नमेंट का। तो ये भी हमें देखना है कि दुबई क्या क्या कर रहा है, कहाँ का यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पे मैं एक एंड में बात करूँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ब्लॉकचेन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल होगा, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बन जाएगा, तो फिर मसला हो जाएगा। भाई ये तो सबसे बेहतरीन हल है। अगर होमो ड्यूज हैं चंद जो एआई को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके हाथ में एआई होगा तो एआई का फेट वो डिसाइड करेंगे, किल स्विच उनके हाथ में होगा। जबकि अगर एआई डिसेंट्रलाइज हो जाता है तो मुख्तलिफ ग्रुप्स ऑफ पीपल जो माइनर्स होंगे, जो उसको पावर सपोर्ट कर रहे होंगे, उनके हाथ में फेट आ जाता है। अब एआई कहीं पे गलत तौर पे जा रहा है, लेट्स से कि वो किसी एक मकसद को फुलफिल कर रहा है, होमो ड्यूज के पास एआई है और उसके मुकाबले में दूसरे के पास है, तो हो सकता है कि होमो ड्यूज वाला कहे कि हाँ यार दुनिया को मेरे को ना कब्जा करना है और इनके दिमाग से मैनिपुलेट करके मैं सारी चीज़ें करूँगा। इसके बाद निस्बत जब दूसरे साइड पे लाखों लोगों के पास वो एआई को पावर कर रहे होंगे तो वो बोलेंगे हाँ यार ये गलत हो रहा है, चलो भाई इस एआई का ये वाला प्रोटोकॉल चेंज करते हैं। तो होमो ड्यूज नहीं करेगा, आप करेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एम्पावर करती है लोगों को एम्पावर करती है। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं हर वीडियो के एंड में सोचता हूँ कि मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगा कि पैट्रियन का अकाउंट मैंने इस वीडियो में डाल दिया, साथ साथ मैंने इजी पैसा का अकाउंट भी डाल दिया, किसी ने सजेस्ट किया था। तो आप ज़रूर सपोर्ट करें ताकि और रिसर्च करके जल्दी जल्दी वीडियो बना सकूँ। मैं दूसरे काम धंधे में थोड़े अपने कम कर दूँ और मैं वीडियोज़ की तरफ आ जाऊँ। और जो आप तीसरा काम ये करें कि जो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि मैं
अगली वीडियो जो अपनी बनाने वाला हूँ वो आपकी ईमेल्स का जवाब देने वाला हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो ये ईमेल आपके सामने आ गई है, इस पे आप मैसेज करें, इस पे आप ईमेल करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो चंद ईमेल्स होंगी, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग यहाँ नहीं पहुँचे होंगे, लेकिन जो चंद ईमेल्स होंगी उसमें मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।